हेलो स्टूडेंट, आप सभी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का 5वां अध्याय जन संघर्ष और आंदोलन का भाग 1 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे पॉपुलर स्ट्रगल्स हुए हैं एंड जो मूवमेंट्स है उनको आज हम अपने इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन चला और इससे क्या क्या घटनाएं जो है घटित हुई। आज हम इन सब चीजों को अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ और इस आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ। देखिए, नेपाल आप सबको पता ही होगा कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है जहां पे लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। मतलब नेपाल में जो है वो डेमोक्रेसी कब से आई है, 1990 के दशक से जो है वो डेमोक्रेसी यहाँ पर आई है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन से मूवमेंट्स को देखेंगे जो 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में जन आंदोलन जो है वो उठ खड़ा हुआ था। नेपाल में क्या था, देखिए नेपाल के राजा जो थे वो औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, ठीक है, औपचारिक रूप से। लेकिन वास्तविक सत्ता का उपयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में था। तो जो लोग निर्वाचित होकर जो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे, जो जनता ने जो है जिनको भेजा था, जो जनता के प्रतिनिधि थे, उनके हाथों में वास्तविक सत्ता थी। लेकिन नाम मात्र की सत्ता जो है वो किसके हाथ में थी, वो वहां के जो राजा थे, क्योंकि वो हेड बने हुए थे। आप इस एग्जाम्पल को भारत के अगर दृष्टिकोण से देखें तो आप देख सकते हैं कि हम ये देखते हैं कि भारत में जो है ऐसे तो राष्ट्रपति जो है वो उसका पद प्रधानमंत्री से ऊपर रहता है, लेकिन वास्तविक रूप से पूरी सत्ता जो है वो कंट्रोल जो है, पावर जो है वो किसके हाथ में होता है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। उसी तरीके की चीज जो है नेपाल में भी आप समझ लीजिए कि वहाँ राजा औपचारिक रूप से तो प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी, जनता के रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में थी। अत्यधिक राजतंत्र से संवैधानिक जो है राजतंत्र के इस संक्रमण को जो वहां के उस समय राजा थे, राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था। तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लिए थे कि ठीक है, हम जो है वो एक औपचारिक रूप से राज्य जो है करेंगे, बाकी और वहां की जो जनता जो होगी, जिन प्रतिनिधियों को भेजेगी, उनके हाथ में जो है सत्ता होगी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई, उनका मर्डर कर दिया गया। अब अगर एक राजा का मर्डर हो गया तो कोई दूसरा राजा जो है वो गद्दी पर बैठेगा। तो अब नेपाल के कौन से राजा है, नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र ने वहां पे जो है वो सत्तासीन हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं थे। देखिए, राजा वीरेंद्र ने तो इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जो नए राजा बने ज्ञानेंद्र, उन्होंने लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने से जो है वो मना कर दिया, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं। अब लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का जो है उन्होंने फायदा उठाया। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालिक प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। देखिए, 2005 में उन्होंने क्या किया कि जो उस समय जो प्रधानमंत्री के तौर पे जो कार्य कर रहे थे, उन्हें उसके पद से हटा दिया और जनता द्वारा जो निर्वाचित जो सरकार थी उसे उन्होंने भंग कर दिया, खत्म कर दिया। 2006 की अप्रैल में अब जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य क्या था, शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेके दोबारा जनता के हाथ में सौंपना। मतलब ये जो काम जो राजा ज्ञानेंद्र ने किया था, अब उसको फिर से जो है वो पुरानी व्यवस्था को उनको स्थापित करना है कि अब जो है जो राजा के हाथ से पूरा शासन सत्ता छीन लिया जाए और किसके हाथों में दे दिया जाए, यानी कि जनता के हाथ में देना, यानी कि राजतंत्र की समाप्ति और लोकतंत्र की शुरुआत। संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने एक 7 पार्टी अलायंस यानी कि सप्तदलीय गठबंधन SPA बनाया, ठीक है। तो क्या किया कि संसद की जो भी सभी जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने मिलके जो है एक 7 पार्टी अलायंस बनाया, मतलब एक तरीके से गठबंधन की सरकार बनाई और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया कि भाई जो है नेपाल की राजधानी में कहा गया कि 4 दिन बंद रहेगा वो। और इस प्रतिरोध ने जल्द ही
अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। यानी कि अब जो है कोई निश्चित डेट नहीं है, कभी भी जो है कभी किसी भी डेट तक जो है कोई डेट नहीं निश्चित थी कि इस डेट तक ही बंद रहेगा, बल्कि अब जो है अनियतकालीन बंद जो है वो का रूप इसने ले लिया। और इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतर आए। अब जब ऐसा माहौल होता है तो क्या होती है, गवर्नमेंट जो है वो कर्फ्यू लगा देती है, लेकिन लोग जो है, क्योंकि ये जन आंदोलन था, तो उन्होंने क्या किया कि लोग जो है वो कर्फ्यू को तोड़कर सड़कों पर उतर आए। और तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चली। देखिए, आप ये बात शुरू से ही देख लीजिए कि जब भी जनता ने एक साथ उठ के जो है किसी भी चीज के खिलाफ आवाज उठाई है, तो बड़े से बड़े राजतंत्र को भी उसके सामने झुकना पड़ा है। तो यहाँ भी यही हो रहा था कि लोग चाहते थे कि अब लोकतंत्र की स्थापना हो। और इसके आगे देखिए, जितना भी सरकार ने जो कोशिश की थी, जो सुरक्षा बल वगैरह थे, उन वो भी बेबस जनता के सामने हो गए थे। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई। और आंदोलनकारियों ने राजा को ये अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे कि आंदोलन के नेता ने स्वीकार नहीं किया। राजा ने चाहा कि चलो ठीक है, कुछ चीजें जो है वो रियायत दे देंगे, लेकिन बाकी जो चीजें वो उनके हिसाब से चलेगी। लेकिन अब क्या हुआ कि जो आंदोलन के जो नेता थे, उन्होंने बोला नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी मांगों पर अडिग रहे, जो नेता थे वो अडिग रहे और सरकार को बहाल किया जाए। सर्वदलीय सरकार बनी और एक नई संविधान सभा का संगठन हो। उन्होंने कहा कि अब जो है वो संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार जो है उसका गठन हो और एक नई संविधान सभा का गठन किया जाए। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। उनको एक अल्टीमेटम दिया था, भैया हम एक टाइम तक जो है अल्टीमेटम देते हैं कि इतने टाइम तक हम आपको ये दे रहे हैं, अगर आपने ये कर लिया काम तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने तरीके से जो है इसको एक्शन लेंगे। तो 24 अप्रैल को जो है 2006 को ये अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ और एसपीए ने गिरजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। तो गिरजा प्रसाद कोइराला क्या हुए, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हुए नेपाल में। संसद फिर बहाल हो गई और उसने अपनी बैठक में कानून पारित की। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। नए संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर एसपीए और माओवादियों के बीच सहमति बन गई। 2008 में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और नेपाल जो है वो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व में लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। देखिए किस तरीके से जो है उन्होंने पहले जो राजतंत्र था उसको जो है, जो इतने सालों से चला आ रहा राजतंत्र है, उसे जो है उन्होंने केवल एक औपचारिक बनाया। उसके बाद धीरे धीरे जो है उन्होंने पूरी तरीके से इसको समाप्त किया। और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है 2008 में यहाँ पे राजतंत्र को खत्म किया और 2015 में एक नए संविधान का गठन हुआ। तो वास्तविक रूप से देखें तो ये लोकतंत्र जो है, जो अन्य राष्ट्र है जो लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणा बना। अब हम देखेंगे बोलिविया का जल युद्ध। जो बोलिविया देश है, वहां बोलिविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। तो किस तरीके से देखिए, जनता जो है अगर किसी चीज में एकजुट होती है तो वो जो है बड़े से बड़ी चीजों को भी बदलने की शक्ति होती है। और लोकतंत्र की आत्मा ही जो है वो लोग है, जनता है। तो अब हम एक और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, दूसरा जो है पॉपुलर स्ट्रगल देखते हैं, जो कि बोलिविया का जल युद्ध है। बोलिविया लातिन अमेरिका का एक गरीब देश है। जो लैटिन अमेरिका है उसका एक गरीब देश जो है वो है बोलिविया। और विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जल पूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। देखिए, विश्व बैंक ने यह बोला कि भाई यहाँ के जो नगर निगम द्वारा जो उनको वाटर सप्लाई किया जा रहा है उस पर अपना नियंत्रण, सरकार जो है वो अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए उनपे दबाव डाला।
अब सरकार ने कोचबंबा शहर में जल पूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। सरकार ने क्या किया, एक जो एमएनसी था, मल्टीनेशनल कंपनी है, कोचबंबा शहर की बात हो रही है, वहां पे जो है भाई जो भी वाटर सप्लाई के जो राइट्स होते हैं वो उस एमएनसी को उन्होंने सेल कर दिए थे। इस कंपनी ने क्या किया, आनंद फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। देखिए किसी भी चीज को, वाटर एक ऐसी चीज है, अगर इसका प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको, अभी जो सरकार जो है वो हर व्यक्ति को कम से कम रेट में जो है वो बेसिक जो भी सुविधाएं वो उपलब्ध कराना चाहती है, इसलिए उसके रेट जो होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन अगर यही चीज कोई प्राइवेटाइजेशन, अगर कोई प्राइवेट कंपनी ले लेगी तो वो अपना प्रॉफिट इसमें जोड़ के देखेगी। और इसी वजह से क्या हुआ, यही चीज जो है बोलोविया में भी हुई। वहां पे भी क्या हुआ कि जो एमएनसी थी, पहले उसने अपना जो है प्रॉफिट देखा और इसके लिए क्या किया कि जो पानी की कीमत है उसमें 4 गुना का जो है बढ़ोतरी कर दी। इससे लोगों का पानी का मासिक बिल, देखिए महीने का बिल जो है वो वाटर का 1000 रुपीज तक जा पहुंचा। जबकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बोलोविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है, और जबकि बोलोविया लोगों की औसत आमदनी कितनी है, 5,000 रुपए महीना है। अगर सोचिए जिस व्यक्ति की, अगर एक व्यक्ति की आमदनी 5,000 रुपए उसे महीने में मिलती है और अगर उसे सबसे जरूरी है उसके जीवन के लिए पानी, और उसके लिए अगर उसे 1,000 रुपए चुकाना पड़ रहा है महीने का, तो बताइए कि वो व्यक्ति कैसे गुजारा करेगा। तो ये जो है इसमें लोगों का जो है इसके प्रति क्या हो, आक्रोश में आना जो है स्वाभाविक था। और इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्त और जन संघर्ष जो है वो भड़क उठा। सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया, और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। सरकार जो है इस पर विवश होकर बातचीत के लिए राजी हुई और तब जाकर इस हड़ताल को वापस लिया गया। फिर भी अभी भी जो है लोगों या जो कॉमन लोग थे उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो फिर लोगों ने फिर से फरवरी में यह आंदोलन शुरू किया। लेकिन इस बार पुलिस ने क्या किया कि बर्बरतापूर्वक दमन किया। लोग ने जो आंदोलन किया उसमें पुलिस ने जो है उनका बहुत ज्यादा जो है वो दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने अब क्या किया, सरकार और कठोर हो गई, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन जनता की ताकत के आगे जो एमएनसी थी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगे माननी पड़ी। देखिए जनता जो है वो अड़ी रही लास्ट तक, और इसीलिए विवश होकर सरकार को भी क्या करना पड़ा, आंदोलनकारी की सारी शर्तें माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया, और जो वाटर सप्लाई थी वो दोबारा किसको मिल गई, नगर निगम को सौंपकर उनको जो पुरानी रेट से जो पहले जो वाटर सप्लाई की जाती थी वो दरें फिर से कायम कर दी। और इस आंदोलन को बोलोविया के जल युद्ध के नाम से जाना गया, और एक बार फिर से लोकतंत्र की जीत हुई। तो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा बच्चों। आज हमने 2 बहुत ही पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट्स देखे। पहला था नेपाल में किस तरीके से लोकतंत्र जो है उनका गठन हुआ, लोकतंत्र आंदोलन चला। और दूसरा हमने देखा कि बोलोविया में किस तरीके से जल युद्ध जो था उसका समापन हुआ और उसमें लोकतंत्र की विजय हुई।